दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2019 को हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था। 1 साल होने वाला है। 7 जनवरी 2020 को हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हमारे सारे गेस्ट उस दिन आने वाले हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसमें हम ट्रेनिंग का एक सेशन रखने वाले हैं 3 से 4 घंटे का, और उसके बाद जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनसे हम मिलने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो मुलाकात करेंगे 7 जनवरी 2020 को। मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ उस कार्यक्रम के लिए। आज का ये एपिसोड बेहद ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो युगल सहित हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्होंने आपस में मिलके इस प्रकार से काम किया कि उन्हें लोग अभी जितेंद्र जैन और आभा जैन की बजाय आभाजीत के नाम से जानते हैं। सो आपका स्वागत है जितेंद्र जैन साहब। थैंक यू सर। और मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर। और हमारे लिए बहुत प्लेजर की बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मंच आपने तैयार कर दिया है सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत पैशन के साथ जीता हूँ एक्चुअल में, और इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत जिया है। ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें देखी है सर, बहुत सारा सीखा है, और आज सही मायने में तो मैं आपसे सीखने आया हूँ। सर, ये मेरा सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स का सौभाग्य। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया, नाम लिखा नीचे, जितेंद्र जी, आभा जैन जी को बुलाइए। तो हमने ढूंढा, और जब आपको ढूंढा तो हमें लगा कि हमें बहुत देर कर दी आपको बुलाने में। बहुत पहले हमें आपको बुलाना चाहिए था। तो ये आज के दिन के लिए स्पेशली मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत रोमांचित हूँ आप दोनों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपका बड़ा एक तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा सर आपसे। थैंक यू सो मच सर। सो सबसे पहले हम आप दोनों की बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। और सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताइए। मैं अजमेर शहर से हूँ, और मैंने वहाँ पे मेरा स्कूल, कॉलेज, मैंने इंजीनियरिंग जो किया सब कुछ अजमेर से हुआ। हम लोग 6 बहनें, एक भाई है। तो बड़ी फैमिली थी और बहुत मीडियम क्लास फैमिली थी। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत सारे अभाव देखे थे, ऐसी ज़िंदगी में बड़े हुए थे। तो इसलिए सपने तो बहुत ज़मीन के नीचे दब गए थे, इसलिए सपनों की तो सोचा भी नहीं करते थे। ज़रूरतें पूरी हो रही थी, और बिज़नेस में इतने अप एंड डाउन्स थे, तो उसको देखते देखते बस एक ये थी कि हाँ, ऐसी फैमिली में शादी हो जहाँ ये बेसिक के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा। तो और फिर शादी हुई इनसे। ये जॉब में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई जॉब में है तो चलो ठीक है, महीने के एंड में एक फिक्स सैलरी आएगी, और फिर 10 से 5 की जॉब के बाद में हमारी बहुत अच्छी लाइफ होगी। ये सोच के बस हमारी एक ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, और बहुत अच्छा एक दुनिया का बेस्ट पति जो हो सकता था वो मुझे मिल गया। ये मेरी बहुत अच्छी बात थी, और मुझे बहुत बस उस ज़िंदगी को हमने बहुत इंजॉय किया। और उसमें भी कई चीज़ें थी। हाँ, पिछले दिनों मैम हमने डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को बुलाया था, तो वो भी अजमेर से ही हैं, आप भी अजमेर से ही हैं। तो अजमेर में कुछ ऐसा खास बात है कि वहाँ पे स्पेशली वुमेन लीडर्स क्रिएटर पैदा होते हैं। बिल्कुल हो सकता है, आप कह सकते हैं। और ऐसा बहुत सारी जितने भी आप अजमेर के लोग हैं और जो ऐसी लेडीज़ मिले उनको ज़रूर से टच करिए, वहाँ बहुत हीरे मिलेंगे हमारे जैसे। दैट्स ग्रेट। तो मतलब
जहां अजमेर का कोई प्रोस्पेक्ट मिल जाए तो उस पर पूरी ताकत लगा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। जैन साहब, आपकी बैकग्राउंड सेम ही है सर, मेरे भी 6 बहनें थी। अच्छा। मैं अकेला सिंगल ब्रदर हूँ और मेरे फादर सब सिंगल ही थे, 4 फादर्स अकेले अकेले रहे। वो सारे मैंने ज़िंदगी के सारे बैरियर जो है यहाँ आके टूटे। मेरे 2 बेटे हुए, मैं अच्छा। पहले विदेश यात्रा की, पहला घर का मकान बनाया, ये सब यहाँ आकर टूटे। कई सारी गाड़ियाँ खरीदी। परिवार में जो अब तक नहीं हुआ था वो आपने किए हैं। वो हमने किया सर। Wonderful। और वो हमने किया नहीं, हो गया सर। एक्चुअल में इस इंडस्ट्री की ताकत बहुत बड़ी है सर। और मैं बूंदी, एक छोटा सा शहर है कोटा के पास में, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है सर। और 91 में जब मैं 20 साल का था तो ऑल ऑफ सडन फादर एक्सपायर हो गए। वो इंजीनियर थे और लाइफ को बहुत करीब से तब से देखना शुरू किया, क्योंकि तब जिम्मेदारियां बहुत आ गई। 4 बहनों की शादियां फादर ने की थी, 2 की शादियां मुझे करनी थी, मेरी खुद की शादी का मामला था। एक हमारे भुआ जी जिसको बोलते हैं, मेरे फादर की सिस्टर, वो हमारे पास रहती थी, तो वो एक्सपायर हुई। तो मतलब 21 साल 22 साल की उम्र आते आते ज़िंदगी के सारे वो काम, मरण मौत, शादियाँ, वो सब कुछ कर लिया। तो सोशली बहुत कुछ देखने को मिला सर, बहुत कुछ सीखा। और तब तक ग्रेजुएशन ही हुई थी तो लाइफ में कुछ ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। राइट। MBA करने के लिए इंडिया से बाहर जाने की सोची थी, फादर का भी सपना था, कोशिश भी की, BBA कर भी लिया था, लेकिन वो फादर एक्सपायर हो गए तो सब कुछ ब्रेक हो गया लाइफ में। ऑल दो फिर जॉब में आए तो फिर उसके बाद मैंने MCOM किया, MA किया, LLB किया। यही ढूंढते रहे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर सकें। ये बहुत टफ रहा होगा सर वो टाइम, जब इतनी कम उम्र में आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके फादर नहीं रहते हैं और बहनें हैं, जिम्मेवारियां हैं, तो कभी निराशा नहीं आई? ऐसा नहीं लगा कि भगवान बहुत बड़ा निराशा आती कठोर थी सर। है? वो टाइम ऐसा था एक्चुअल में, बहुत टफ टाइम था वो लाइफ का, बहुत निराशा आती थी। और कई बार मैं सोचता था कि वाई मी, गॉड से पूछता था मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उन परिस्थितियों ने आपको और मजबूत बहुत बनाया। बहुत मजबूत बनाया सर, बहुत सिखाया। और फिर जब आभा ज़िंदगी में आई तो लाइफ के पैरामीटर्स बदल गए, सब कुछ बदल गया। मैं इसीलिए कई बार ये बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर एक डिसीजन सही हो जाए ना आपके लाइफ पार्टनर वाला, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ऊंचाइयों को छू सकती है। तो आभा जी को चुनने का डिसीजन आपका अपना था या परिवार के लोगों ने किया था? सर वो भी एक इंसिडेंट था एक्चुअल में, बहुत इंसिडेंटल था। क्योंकि जब बहनों के लिए जब मैं उनके परिवार बनाने के लिए उनके हस्बैंड्स की तलाश कर रहा था, तब कई सारे लोग घर आते थे। वो टाइम एक ऐसा था सर इंडिया में जब डाउरी सिस्टम बहुत तगड़ा था और हमारे जैन समाज में बहुत ज़्यादा वो चलता था, दहेज प्रथा। ये वो लोगों को लगता था अरे क्या शादी करेगा, छोटा सा बच्चा है, इसके बहनों के लिए कैसे क्या करेगा। और लोग आते थे घर पे, बहन को देखते थे, वही सारा फॉर्मेलिटीज होती थी, मिठाइयाँ, ये वो दुनिया भर का। फिर जब मना करके चले जाते थे तो वो एक ऐसा घर में एक ऐसा माहौल हो जाता था, बहनें रोती थी, मदर को अच्छा नहीं लगता था, हम रात रात भर सो नहीं पाते थे कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने उस समय एक डिसीजन किया मेरी लाइफ में कि यार मैं कभी किसी लड़की को अगर देखूंगा तो उसे मना नहीं करूंगा। उस समय पता नहीं कहीं से ये थॉट आया, मैं किसी को भी, क्योंकि मैंने उसके बाद की जो परिस्थितियां घर में होती है राइट, वो मैंने देखी, स्पेशली जो लड़की पे प्रभाव पड़ता है, उन उसका सब जो चीजों मेंटल का। हरेसमेंट होता है ना सर, वो एक्चुअली वो बताती नहीं किसी को, लेकिन वो अंदर से मतलब। और कारण पता है क्या होता है, कई बार कारण ये नहीं होता कि उनको लड़की पसंद नहीं आती, कई बार कारण ये होता है कि यार ये परिवार क्या करेगा हमारे लिए। हाँ, वो अगर वो दहेज का उनका माइंडसेट है तो उस चीज से देखते हैं फिर वो हर चीज और वो को। जो अच्छे लड़के होते हैं सर, अच्छे घर के, वो ये सोचते हैं कि हमारे को बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इवन ये बहुत बड़ी एक विडंबना है इस समाज की कि जो अच्छे लोग हैं, जो ऑलरेडी जिंदगी में अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अच्छी जॉब पे आ चुके, वो ये सोचते हैं हमें और कुछ मिले, हमें सामने वाले से और कुछ मिले। राइट। ये मतलब कमाल की बात है। कोई ऐसा आदमी सोचे जिसके पास कुछ नहीं है, तब तो लगता है कि यार कुछ सोच रहा है, Right. लेकिन ऐसा आदमी जो पा चुका है वो भी ये सोचता है। ये समाज की बड़ी विडंबना है। तो थैंक गॉड मैंने उस समय डिसीजन किया। और अजमेर मेरे, क्योंकि एक सिस्टर की शादी अजमेर हुई थी, तो वहाँ जिया जी का कोई उनको लकवा मार गया था, उनसे मिलने के लिए गया था। तो ऑल ऑफ सडन इंसिडेंटली कोई मेरे को उनके घर ले गया। अच्छा। और वहाँ मुझे पता नहीं था मुझे लड़की दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ। क्योंकि मैं इंटरनली डिसाइड कर चुका था कि यार मैं तो मना करूंगा नहीं किसी को। थैंक गॉड आभा मिली और आभा को यहाँ किया। और उसके बाद फिर लाइफ सर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये था कि इनको उस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उस वक्त कहता ना कि वैल्यू थी इनकी, तो right, लोग बहुत सारा दहेज देने के लिए तैयार थे। और हमारी फैमिली ऐसी थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 सिस्टर्स थी, मीडियम फैमिली थी। पर इन्होंने वो चीज नहीं देखी। इन्होंने कहा कि अगर मैंने देखा और ये लड़की को में कोई कमी नहीं है, मैं बाकी किसी चीज के लिए इसको मना नहीं कर सकता हूँ।
और हो सकता है शायद उसी की हम लोगों के इनफैक्ट सर मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ सर प्लीज। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो आया सर उस वीडियो की स्टोरी के अंदर किसी फिल्म मेकर ने वो देखा तो उसने कहा हम आपकी इस स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे। अच्छा। हाँ एंड वो दे आर कंटिन्यू इन टच विद अस, वो रोज़ाना उनके फ़ोन आते रहते हैं। और उन्होंने फिर मेरे से पूछा एक दिन कि आपकी शादी के पहले की कुछ इंसिडेंट्स बताओ। अच्छा। तो मुझे अचानक वो रिकॉल हुआ कि मैं जब इनसे मिलने के लिए गया उसके बाद में सर तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, नेचुरली लड़कियों के पास जाते हैं तो वो एज एक ऐसी होती है, टाइम एक ऐसा होता है। तो मैं जब इनसे मिलने के लिए गया तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो भाई मैं बहुत यथार्थवादी हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, 2 बहनों की शादियाँ की है, कई सारी घर में मरण मौत हुई है, वो सब मैंने किया है, तो मैं बहुत यथार्थवादी हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला नहीं सकता। हाँ ये जरूर है सीजन के टाइम में तुम्हें खरबूजा खिला सकता हूँ, तरबूज खिला सकता हूँ, जो जरूरत की चीज़ें हैं हाँ। वो जरूर पूरी कर सकता हूँ क्योंकि नौकरी में ईमानदारी से करता हूँ। ये पहली मुलाकात में बोल दिया? ये मतलब मेरे ख्याल से दूसरी मुलाकात होगी। अच्छा बस एक ओके। टाइम पर देखने आए, सेकंड टाइम जब मिलने आए तो हाँ। और आप मानेंगे नहीं सर, मैंने इनको गिफ्ट में पहली बार कोटा से तरबूज पैक करके भेजा। सीरियसली? सीरियसली और बाकायदा उसको बढ़िया पैकिंग कराई और उसको मैंने जिया जी को दिया। मेरे जिया जी जो एक मेरे 2 सिस्टर अजमेर में एक्चुअल में, तो छोटे जिया जी को दिया कि यार ये आभा के लिए गिफ्ट आप लेकर जाना। वो पूरे टाइम उनको पता नहीं था इसमें क्या है, वो पूरे टाइम उसको संभाले बाद में लगे। उनको पता लगा तरबूज भेजा था। वो मेरे पे बहुत नाराज हुए सर। तो आपकी तो बहुत सारी सिस्टर्स थी, तो सालियों ने क्लास नहीं लगाई जीजा जी सब के बड़ी बाद? है मेरे से, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा। इधर भी और इधर भी दोनों, ओके, ये भी ओके, घर में ओके। सबसे छोटे हैं। तो उसका प्रिविलेज रहा आपको हमेशा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये इंटरव्यू आज का। सर चूंकि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो हिंदुस्तान में क्या भविष्य आप देखते हैं? सर डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और मैं आई एम लुकिंग इनटू इट कि 2020 हिंदुस्तान में एवरेज एज 30 इयर्स होने वाली है, 29 इयर्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है, राइट। हम यूथ कैपिटल हैं ऑलरेडी। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर। वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज़ को हम जानते हैं जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ उसी समय पे बनी जब उस कंट्री की एवरेज एज 29, 30, 35 के आसपास थी। चाइना भी तभी बना सर। Wonderful. नाउ चाइना हैज क्रॉस्ड दैट। इसीलिए right. चाइना में अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने अभी एक रूल, वो उनका जो रूल था 1 फैमिली 1 चाइल्ड, हाँ, yes. वो भी उन्होंने वो ब्रेक किया अभी अच्छा, okay. क्योंकि उनका वो बिगड़ गया सर सिस्टम। हाँ। एवरेज एज 40-50 के पार चली गई। राइट राइट। इंडिया में वो टाइम आने वाला है सर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा और logic मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर आपको, हमारे देश में यूथ के लिए इससे बढ़िया कोई सिस्टम हो नहीं सकता क्योंकि यूथ के सपने हैं। यूथ को अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, यूथ को अच्छे घर चाहिए, यूथ के बड़े सपने हैं, सारी दुनिया देखना चाहता है और सबसे बढ़िया तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में पा सकता है। सर बिल्कुल आपने सही बोला। आप कह रहे हैं क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को जिया है, उस गहराई को आप जानते हैं। लेकिन आज जो हमारे समाज में एक जॉब मेंटेलिटी कहीं ना कहीं घर कर चुकी है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादातर ऐसी है कि उससे व्यक्ति लेने के बाद में एक नौकरी की तलाश करता है। इसको कैसे दूर किया जाए? सर ये ऑटोमेटिकली दूर होगी क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं जो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पर है वो लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई है सर। उस समय पर हिंदुस्तान में उनको अच्छे नौकर चाहिए थे और उन्होंने एजुकेशन पद्धति उस तरीके से बनाई, तब हिंदुस्तान गुलाम था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हिंदुस्तान में जितनी सरकारें आई उन्होंने उसके ऊपर काम किया नहीं। लेकिन आज का जो यूथ है सर, वो सर मैजिक ऑफ थिंकिंग में पढ़ रहा है, वो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ रहा है, Wonderful. वो सीक्रेट पढ़ रहा है। नाउ दैट यूथ इज सीइंग द मोटिवेशनल वीडियोस, आप जैसे अच्छे लोगों के मोटिवेशनल वीडियो जो देख रहा है सर। अब उसके माइंड सेट जो है ना सर वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। इवन आज मैं मेरे बेटे की बात करूं, वो आईआईटी दिल्ली के अंदर जो मेरा बड़ा बेटा है सर, वो जॉब के लिए नहीं, ही इज नॉट सर्चिंग अ जॉब, उसके दिमाग में जॉब मेंटलिटी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यूथ में ये चीज जा रही है सर। आज आप देखो जितने आईआईटी के बच्चे निकलते हैं वो जॉब से जरूर शुरू करते हैं, राइट, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप करते हैं, वापस इंडिया में आ रहे हैं। जो इवन मैं कई ऐसे आईआईटीएंस को जानता हूं सर जो स्पिरिचुअली बहुत आगे चले गए, जिन्होंने पैसा बनाया, नाउ दे गोन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअली हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था स्पिरिचुअलिटी की वजह से। अगेन ये होगा सर। वंडरफुल। और हमारा जो यूथ है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो निश्चिंत होकर डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, एक सुनहरा भविष्य उनको यहाँ मिलेगा।
सर डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा उनको समझानी पड़ेगी हमें। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ सर। आप बहुत सीनियर है मेरे से, आपने बहुत कुछ किया इस इंडस्ट्री में। इवन आप और हम भी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल द लीडर्स, मैं उन सबकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच पे सर। हमने ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अभी हो क्या रहा है सर? नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, ये मिक्सचर हो गया है। हाँ। इसमें एक बहुत थिक लाइन है सर, जो हमें लोगों को समझानी पड़ेगी। आज नेटवर्क मार्केटिंग तो सब जगह पर है सर। नेटवर्क का मतलब क्या है? समूह में व्यापार करना। वो तो सब जगह हो रहा है, बिना समूह के व्यापार होता ही नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो सब जगह, एवरीवेयर इज नेटवर्क मार्केटिंग। इवन अगर आज आप इंटरनेट पे गूगल बाबा को ये पूछोगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करेगा, वो दुनिया भर की हर चीज को नेटवर्क बताएगा। बिल्कुल सही है। आप समझ रहे हैं? मैं कई बार मीटिंग में जब प्रेजेंटेशन करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, यार अगर तुम यहाँ बैठ के डालो डॉक्टर का नेटवर्क, तो गोल गोल घूमता 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 वो कई सारे वो गोले खड़े कर देगा ऐसे। तो इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने। इवन आप डालो कितने डॉग है इस सिटी में, कितने, वो बता देगा इतने। तो इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, आज हमें इसको बाइफिकेट करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है, राइट। एमएलएम से भी अलग है, राइट। आज मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं इस मंच से कि हम एज ए लीडर हमें समझने की जरूरत है क्या थिक लाइन है इसके बीच में। राइट। डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा रिसेंटली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में दी गई है, एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी सब जगह सर। मैं जॉब में था ना, वो भी वहां भी तो लेयर्स हैं वहां पे, वहां भी तो मल्टी लेवल है सर। हमारा एक कमिश्नर था, फिर हम ऑफिसर्स थे, फिर हमारे नीचे इंस्पेक्टर्स थे, फिर हमारे नीचे सबऑर्डिनेट्स थे। वहां भी हायरार्की, मल्टी लेवल तो वहां भी है। तो मल्टी लेवल इज आल्सो एवरीवेयर। डायरेक्ट सेलिंग इससे अलग है सर, और हमें ये समझना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम पता है क्या है? यूथ ये नहीं समझ पा रहा है कि डायरेक्ट, इवन इन डायरेक्ट सेलिंग आल्सो देयर आर टू टर्म्स। वन इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वन इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। Right. There is a basic difference between these two also. Right. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत कंपनीज हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं। इवन इन इंडिया बहुत कम कंपनीज हैं जिसको इंडस्ट्री की तरफ बिल्ड करती हैं। सर इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक आम आदमी को जब निर्णय लेना है इस इंडस्ट्री में आने का, तो वो कैसे देखे कि ये एमएलएम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है? सर इसका बहुत सिंपल तरीका है। बहुत, जब भी, पहली बात तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस बिजनेस को ज्वाइन कोई भी कर लेता है, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत आसान है। आपके किसी मिलने वाले ने आपको बोला आपकी आईडी फ्री में लग रही है, आपने, अब जरूर आधार कार्ड केवाईसी होती है, तो थोड़ा सा कुछ चीजें पहले वो भी नहीं थी, तो लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन ज्वाइन करना अलग चीज है, इस इंडस्ट्री में डेवलप होना और इसका डिसीजन करना कि मुझे इसमें अपना फ्यूचर बनाना, ये अलग चीज है। राइट। जब सवाल डिसीजन का आता है ना, तो ये शादी करने से भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। मैं कई बार मीटिंग में बात कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का डिसीजन करना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसको एज ए इंडस्ट्री बिल्ड करने का डिसीजन शादी करने के डिसीजन से भी ज्यादा। और ये जो है ना सर, वो कहते हैं ना, कच्ची बस्ती की लड़की से प्यार करना आसान है, शादी करना आसान है, लेकिन जिंदगी निभाना मुश्किल है। अच्छे घर की लड़की के साथ प्यार करना मुश्किल है, शादी करना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी निभाना आसान है। तो जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना हो, तो आप ये समझो कौन सी कंपनी किस तरीके से काम, क्या पैरामीटर्स हैं सर? उसके पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर तो प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल देखें। कंपनी प्रोफाइल, किस तरह के लोगों ने उसको शुरू किया है, और उसका जो मालिक है उसकी नीयत क्या है। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि ज्यादातर कंपनी जिन लोगों ने बनाई है ना सर, उन्होंने इस इंडस्ट्री से पैसा कमाने के लिए कंपनी बनाई है। सही कह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी बनाई है। हाँ, उन्होंने चुना इससे मैं लोगों का भला कर सकता हूं, इससे मैं लोगों को भला कर सकता हूँ। एक तो पहला पैरामीटर ये है जी। दूसरा जो पिरामिड सिस्टम है, मैं एक और मजेदार बात बताता हूँ सर आपको, आप मेरी बात को मानेंगे, कई सारे लीडर्स मानेंगे इस बात को। ये दुनिया का पहला धंधा है सर जो चलता है इसलिए बंद होता है। अच्छा। अच्छा, आप देखिए दुनिया के जितने भी बिजनेस होंगे ना सर, नहीं चलेंगे तो बंद हो जाएंगे। किसी ने आइसक्रीम की दुकान खोली, नहीं चली, बंद कर देगा। पानी पता का ठेला लगाया, नहीं चलेगी, बंद कर देगा। इवन मैकडोनाल्ड, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी कई जगह खोलते हैं, फिर वो चलती नहीं है। हमारे कोटा में कई सारे मॉल में दुकानें खुली, कई बार बंद होती रहती है, नहीं चलती इसलिए बंद होती। लेकिन ये दुनिया का पहला बिजनेस है सर तो चल तो यूं जाता है। क्यों? क्योंकि 130 करोड़ जनता है, आप कुछ भी चला दो, मार्केट में कुछ भी थ्रो करोगे चल जाएगा। 1000-2000 करोड़ की कंपनी तो ऐसे बन जाती है सर। मेरे घर के पीछे एक कंपनी खुल गई सर। अच्छा। मेरे घर के पीछे मेरे एक पड़ोसी ने एक कंपनी रजिस्टर करा ली है, नाउ दे आर बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं क्या बोलूं सर,
सर बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो चुनाव में पहले प्रोफाइल देखना है सर। प्रोफाइल देखना है, राइट। फिर आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, प्रोडक्ट राइट। देखने हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखनी है, ओके। किस तरह के लोग उसके अंदर है ये देखना है। ये पूरी चीजें एनालिसिस करके फिर डिसीजन करना है मतलब कि महत्वपूर्ण चीज है ये डिसीजन वो लेना। सबसे सोच समझ के ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन है सर आपकी जिंदगी का, शादी के बाद। शादी तो बहुत सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि अगर और कई सारे लोग जो यंग एज में आ रहे हैं, जो मतलब जिनकी अभी शादी तो बहुत बात की बात है, उनके लिए तो सर मैं बहुत अनफॉर्चुनेट है इंडिया में सर कितनी कंपनियां रोज खड़ी हो रही है, कितनी कंपनियां रोज बंद हो और रही है। अच्छी गलत बात क्या है सर कि गलत इंटेंशन से लोग आ रहे हैं। गलत इंटेंशन लोग आ रहे हैं सर। आप देखो ना, आप देखो जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही हैं वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ, सही। वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब वो आप डायरेक्ट सेलिंग से लोग बायर फिट कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, बदनाम इंडस्ट्री इसलिए होगी, लोगों को लगता है कि वहाँ भी लोगों को जोड़ा जाता था, यहाँ भी लोगों को बस। जोड़ा जाता है। और सर उनको प्रेजेंट भी उसी तरीके से किया जा रहा है, लीडर्स भी उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग का रियल मीनिंग ये है कि एक प्रोडक्ट आप किसी को डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आता है, वो उसका यूजर बनता है, बाद में वो उसको शेयर करना शुरू करता है, इस तरीके से उसका नेटवर्क बनना शुरू होता है। दिस इज द रियल प्रोसेस। राइट राइट। हम गलत तरीके से शुरू करते हैं, हम पहले नेटवर्क बनाते हैं हम, और बाइनरी वाले तो खेल ही अलग है। वो तो कहते हैं पावर लेक, प्रॉफिट लेक, दुनिया भर की। मैंने सर, मैं पता आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ सर। क्योंकि मैंने शुरू किया था एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग से, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। राइट। फिर मैंने इसको सर्च किया और हमने जाना कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। देन आई मूव टू यूएसए, Right. मेरा एक एक्सपोजर आया, मैं यूएस गया, मैंने बहुत करीब से इस इंडस्ट्री को जाना समझा। फिर मैंने डिसीजन किया कि यार एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए जो सारी दुनिया में जाने को तैयार हो। और आप ताजुब करेंगे सर, मैंने 1.5 साल लिया उस कंपनी को चूज करने के लिए, डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में, काम कहाँ करना है, काम कहाँ करना है। आई हैव टेकन 1.5 year सिटिंग एट होम आजकल- विदाउट एनीथिंग आजकल आफ्टर लिविंग द जॉब। आजकल जैन साहब एक ऐसा कल्चर चल पड़ा है कि अगर आप की प्रोफाइल ठीक ठाक है, नेटवर्किंग में आपने अच्छा काम किया तो ऑफर्स बहुत आते हैं। ऑफर सर मेरे पास भी बहुत है। इवन एक मालिक ने तो आकर मुझे बोला मैं आपको अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने उनको तो बोला, मैंने कहा सर आपने मुझे तो ऑफर ऊपर वाला देखा? अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आपने ऑफर देखा या प्रोफाइल देखी? मैंने प्रोफाइल देखी सर, तभी तो मैं गया नहीं, फिर तभी मैं गया नहीं वहाँ पे। वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं सर। आपकी जो बैकग्राउंड रही, मैंने आपके बारे में जब अध्ययन किया तो ये पाया कि आप कोटा में ऑफिसर थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे, और उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम आएंगे। और जो आपका जो क्या बोलेंगे उसको, जो रिटायरमेंट का फंक्शन था तो एक बहुत शानदार रहा, घड़ी बड़ी तोड़ी आपने, तो वो क्या कहानी थी? अरे सर आबा तुम बताओ कुछ उसके बारे में। हाँ प्लीज। एक्चुअली वो ये था, हमारी सोच ये थी कि जो जब हम इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे थे तब हमारी ये सोच डेवलप हुई इस इंडस्ट्री से कि टाइम फ्रीडम होनी चाहिए लाइफ में। जरूरी नहीं है कि सवेरे जब अगर 9 बजे ऑफिस जाना है तो हमको भूख सुबह नाश्ते की 9 बजे लगेगी, 9 बजे नहाने का टाइम होगा। अगर दिन में 1:30 बजे लंच है तो खाने का टाइम हमारा 1:30 बजे होगा। ये टाइम बाउंडेशन थी, फ्रीडम नहीं थी हमारे लिए। Right. और इस जब फ्रीडम को हमने पाया तो हमने वो घड़ी तोड़ी कि अब इस घड़ी के मायने नहीं रह गए हमारी जिंदगी में कि हम उस घड़ी के टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा जैन हम वो साहब करेंगे। जब रिटायर हुए, वीआरएस लिया आपने, हाँ वीआरएस लिया। तो उस समय फिर घड़ी तोड़ी सर रिटायरमेंट के टाइम? बाकायदा मैं आपको बताऊं, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन किया हम लोगों ने। अच्छा। मेरी पूरी टीम के लोग वहाँ इकट्ठे हुए, हम लोगों ने बाकायदा ऑफिस के बीच में घड़ी रखी। अच्छा। हमारे कमिश्नर को सबको बुलाया चैम्बर से बाहर। हाँ। हमने 3000 लोगों को लड्डू खिलाए अच्छा। चैम्बर में जाके। नॉर्मली तो रिटायरमेंट ऐसा होता नहीं है सर, रिटायरमेंट का एक सेट पैटर्न होता है। राइट, राइट। 50-50 रुपए का चंदा इकट्ठा करना, एक घड़ी, एक साफा, एक एक छतरी। सोल, है ना? और उससे कहते तू जा घर पे घड़ी लगा, टिक 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 देखता रहे और इंतजार का कब मरेगा। मुझे उससे बहुत डर लगता था सर। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में, जब मेरी इनकम मेरी सैलरी से 4 गुना हो गई, राइट। तो मैंने डिसीजन किया कि अब हमें फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए। एंड दैट वाज माय ओन डिसीजन। Right. आभा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस डिसीजन में, क्योंकि शी वाज द वन जिसको सफर करना था एक्चुअली मेरे साथ में। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने जब वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सर, यू विल नॉट बिलीव, घर के पीछे हमने एक बाकायदा एक पूरा एक जो है हायर किया, एक क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटोरियम था वो, जहाँ पर हमने खाने का प्रोग्राम किया, जहाँ पर हमने फंक्शन किया रिटायरमेंट का। मेरी टीम के सारे लोग आए, हमने घड़ी भी तोड़ी, बाकायदा बग्गी से मुझे वहाँ से लेकर आए। दैट वाज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सर, जिस वीडियो वाले ने वीडियो शूट किया था ना, हाँ। उसका वो वीडियो करप्ट हो गया। ओहो तो अच्छा। हमारे पास सिर्फ फोटोज रह गए। ओहो अदरवाइज आज मैं अगर आपको उसको दिखाता ना सर, हाँ हाँ। तो वो इस इंडस्ट्री का बहुत माइलस्टोन फंक्शन था। अच्छा, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत माइलस्टोन फंक्शन था सर। मैम, आपने
जब शादी की जैन साहब से, तो उस समय ये एक अधिकारी थे और आज ये एक नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े लीडर हैं। तो अधिकारी के रूप में भी आपने पति को देखा, नेटवर्किंग लीडर के रूप में भी देखा, तो कौन सा बेटर लगता है? वैसे सबसे अच्छी बात तो है कि जब आप ये एक्सपीरियंस करिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम वाला हस्बैंड कितना अच्छा होता है और कितना केयरिंग और कितना प्यार करने वाला होता है। अच्छा। क्योंकि जब ये जिस इंडस्ट्री उसमें जब प्रोफेशन में जॉब में थे, ये जो अधिकारी थे, तो वहाँ पे इनको दिन भर ऐसे ही लोगों से मिलना होता था। अगर वहाँ ये इतने प्यार से इतनी केयर से बात करेंगे तो क्योंकि अतिक्रमण में थे, इनके पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे, तो इनकी कोई सुनता नहीं। अब वही जब चीजें, वही फ्रस्ट्रेशन, वही बातचीत जब वहाँ करते थे, तो घर पे आके भी वही लैंग्वेज निकलती थी और वही एटीट्यूड रहता था और वो सब मुझे झेलना पड़ता था। क्योंकि हिंदुस्तान में तो है ही ना कि एक सारा गुस्सा उतारने के लिए एक वाइफ ही है। और ये एक हमारा बहुत बड़ा रीजन भी था इस इंडस्ट्री को चूज करने का। तो नेटवर्क में आने के बाद एटीट्यूड चेंज हुआ? बिल्कुल 100%। अच्छा। 180 डिग्री टर्न। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप वो दिखा सकते हो। मैंने तो इससे स्पेशली महिलाएं ये मैसेज लें कि पति अगर ज़्यादा गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में पति को ज़बरदस्ती लेके आए, तो पैसा कितना आएगा वो बाद की बात है, अच्छा पति जरूर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा बाद में आएगा, अच्छा पति हो जाएगा। वो सारी चीज़ें एक बैलेंस है। क्योंकि अब वहाँ पर जो स्ट्रेस होता है, पति ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, वो जो स्ट्रेस होता है फील्ड का, जॉब का, चाहे बिजनेस का, वो फ्रस्ट्रेशन लेके जब हस्बैंड घर पे आएगा, वो अपने बच्चों के, अपने वाइफ के सपने पूरे करना चाहता है और उसको बीच में कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको हम गुस्सा नहीं कह सकते। वो चाहता है कि मैं इनको वो खुशियां दूं, वो टाइम दूं। अब वो रात सुबह जा रहा है 8 बजे और मेट्रो की लाइफ तो और भी ज्यादा वो पजल है, सुबह ट्रैफिक में जा रहा है, तो वो सब चाहता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, जब वो फाइनेंशियल फ्री होगा, हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों, तो वो खुशियां ऑटोमेटिक आएगी। तो वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, वो नेचुरल केयरिंग एक दूसरे के लिए होगी। तो फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी और सपने पूरे होंगे। हम अब विदेश यात्रा जाएंगे साथ में सब लोग, तो ये सब चीजें होंगी, तो एक ऐसा कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, बैलेंस लाइफ जिसको हम कहते हैं। तो फिर वो पति अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वो पति की पूरी फैमिली अच्छी हो जाएगी। वंडरफुल, वंडरफुल। जैन साहब, आप बैलेंस लाइफ पे बहुत बातचीत करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी यूट्यूब पे। तो बैलेंस लाइफ को हम संक्षेप में अगर समझे तो क्या है ये? सर, बैलेंस लाइफ का मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में देर आर 4 डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। राइट। वन इज योर फिजिकल वर्ल्ड, उसको भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। वन इज योर ग्रोस फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें आपके आर्टिफिशियल चीज़ें, गाड़ी घोड़े, घर, ये सब चीज़ें आ गई, विदेश यात्राएं। एक आपकी फिजिकल लाइफ जो हेल्थ होती है, आपकी जो बॉडी हमारे को ऊपर वाले ने दी है, जो हमारी है, हमारे कुछ भी समझ लीजिए आप स्पिरिचुअली कैसे बिल्डअप हुई। राइट। तो एक तो हमारा ये वर्ड हो गया जो हमें दुनिया को दिखता है, फिजिकल वर्ड हो गया। एक हमारा वर्ड है मेंटल वर्ल्ड, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारे एजुकेशन, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे उससे जो डेवलप हुई है, तो उससे जो आपकी सोच बनी है, वो भी एक एक्यूमुलेशन है। बॉडी भी एक एक्यूमुलेशन है, क्योंकि हम जब आए थे तब ऐसी तो बॉडी थी नहीं हमारी, नहीं ऐसी सोच थी, ये सब एक्यूमुलेट हुई है। तो 2 तो ये वर्ड हो गए हमारे। तीसरा हमारा इमोशनल वर्ड है। वो उसका एक अलग डायमेंशन है, वो कभी किसी स्पिरिचुअल वर्कशॉप में मैं आपसे बात करूंगा तो बताऊंगा। अभी हम लोग करते हैं वो स्पिरिचुअल वर्कशॉप भी। तो वो इमोशनल वर्ड है, दैट इज अ काइंड ऑफ वर्ड जिसमें आपने देखा होगा कि किसी आदमी को किसी चीज से बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता। किसी के लिए कोई चीज, किसी चीज का कारण है, किसी के लिए उसी का रिवर्स कारण है वो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इमोशनल वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वो अलग अलग है, वो अलग अलग, ये चारों अलग। और 4th डायमेंशन है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आपका ओन, जो आप खुद हैं इनफैक्ट, जिसको कई सारे धर्म में आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है, अलग अलग नाम दे रखे हैं सर। नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो 4th डायमेंशन है ना, ये 4 पहिए हैं सर गाड़ी के। अब आप सोचिए किसी गाड़ी में एक टायर ट्रैक्टर का हो, एक टायर ट्रक का हो, एक टायर स्कूटर का हो, है ना, एक टायर कार का हो, वो गाड़ी कैसे चलेगी? 99% लोगों की जिंदगी एक्चुअल में ऐसी है। इसीलिए तो सर आप सोचो ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा आदमी 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करके आत्महत्या कर लेता। एक IAS अफसर अपने आप को लाइव करके सर, फेसबुक लाइव करके और अपने आप को पटरी के ऊपर पटक देता है। अब सोच के तो देखो सर, एक लेडी जिसने करोड़ों रुपए का घर बनाया, जिसका बेटा अमेरिका के अंदर पढ़ रहा है, 8 महीने बाद बेटे को पता लग रहा है उसकी माँ एक्सपायर हो गई है। इंडिया आता है तो घर में सोफे के ऊपर माँ का कंकाल मिलता है। अब बैलेंस सर, तो मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया। व्हाट आई एंडोर्स इनटू दिस इंडस्ट्री कि जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस होता है, और ये बैलेंस आपकी इन चारों चीजों के एक डायरेक्शन में लगने से आता है सर। अनफॉर्चुनेटली
ये चारों चीज़ों को एक डायरेक्शन में लाना किसी को आता नहीं है। और आजकल आभा इस पर बहुत काम कर रही है। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत टाइम मिलता है सर। तो मैं आभा के साथ उन चीज़ों को सीख रहा हूँ। और अच्छा। अभी हम बैलेंस लाइफ पे बहुत काम कर रहे हैं सर। और मेरी लाइफ तो मैं आपको सीरियसली बताऊं सर, हम जो आज जिंदगी जी रहे हैं वो एक्चुअली रियल बैलेंस लाइफ है। कई सालों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी सर, अमेरिका के एक ऑथर ने लिखा कि लाइफ में कभी कोई बैलेंस नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, देयर इज अ बुक ऑन इट। उसने लिखा कि बैलेंस लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लोचा रहेगा। और जब मैंने वो किताब पढ़ी थी ना सर, तब मैंने डिसाइड किया था कि भगवान ने चाहना तो इस ऑथर को तो गलत साबित करके रहूंगा। अच्छा। और आज मैंने वो कर दिया सर। वंडरफुल। आज मेरे दोनों बच्चे IIT में हैं। आज हमारे पास हर वो चीज़ है, मतलब देयर इज नो रिग्रेट इन अवर लाइफ। जिंदगी में रिग्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। आप दोनों लोग बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हैं, आभा जी भी इन्वॉल्व रही आपके साथ में। और मेरा प्रश्न आपसे है मैम, स्पेशली ये बच्चों को IIT में लेके जाना, वो इतना टफ कंपटीशन है और आप चूँकि कोटा में है, पूरा हिंदुस्तान वहाँ पे जाना चाहता है, तो ऐसा आप कैसे किया कि बच्चों को भी उस लेवल तक आप पढ़ाई कर पाए और बिजनेस में भी आप इन्वॉल्व रहे? कैसे संभव हुआ ये? इसको अगर हम कहें तो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, हमने कभी दो पार्ट नहीं बनाए हमारे घर में कि बच्चों को कहा कि तुमको ये करना है और हमको ये करना है। ओके। हम सब एक साथ हमेशा हर जगह इन्वॉल्व रहे कि उनको होमवर्क करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, तो उस गोल में भी हम उनके साथ थे। और जब हमारा कोई मीटिंग है, हमारे को बिजनेस करना है या कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। मतलब मीटिंग में, प्रोग्राम में बच्चे भी जाते थे? बच्चे को हाँ। साथ लेके जाती अच्छा। थी, क्योंकि जो सोच हम घर पे नहीं सिखा सकते ना, वो सीखेंगे। Wonderful। वो जो माहौल, वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड उन्होंने सीखा। और वो बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा मेरा 3 साल का था जब हम इस इंडस्ट्री में आए। और अच्छा। छोटा बेटा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी तब भी हम मीटिंग्स में जाते थे। वो वंडरफुल। जो सीखने का प्रोसीजर था ना, उसने उसके ब्रेन को डेवलप किया। मतलब जो हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भ में कुछ सीखा था, तो इसलिए वो कुछ पार्ट जो है, जो किला बनाया गया था, हाँ, चक्रव्यूह, उसको तोड़ पाया। हाँ। तो ये फैक्ट है कि अगर हम बच्चों को अच्छा माहौल दे रहे हैं, हाँ। तो वो डेवलपमेंट होती है। और IIT तक में सिलेक्शन में कारण मानती हैं आप इस चीज़ का? उन्होंने वो ड्रीम लिखना और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो प्रोसेस करना वो सीखा। बच्चों ने दोनों ने अपने ड्रीम लिख के लगाए थे कि कौन सी रैंक हमारी IIT में आएगी, क्योंकि अच्छा। उनका डिसीजन था। एक तो प्रेशर नहीं था कि हमने जबरदस्ती करी थी उनसे, तो वो उनका जब ड्रीम खुद का था, खुद लिख के लगाया उन्होंने। टीचर ने उनको बोला था कि अगर तुम्हारी रैंक टॉप 100 के अंदर अंदर आएगी तो मैं तुमको iPhone गिफ्ट करूंगा। तो वो अच्छा। सब पिक्चर लगा के उन्होंने ऊपर वो सीखा था, हमको उनको कहना नहीं पड़ा। और वो हम किसी बच्चे को एक दिन में हम कह के नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चे जो देख के सीखते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। तो इससे हम लोग ये समझे, जैन साहब मुझे करेक्ट करना आप, कि जो हमारा डायरेक्ट सेलर है वो अगर बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो अपनी फैमिली को और साथ में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें, मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं। समटाइम हमें लगता है कि बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो अनकॉन्शियस माइंड में उनकी चीज़ जाएंगी वो काम करेंगी। ये कंप्लीट फैमिली बिजनेस ही है। मैं यहाँ मैसेज ही देना चाहता हूँ, दिस इज कंप्लीट अ फैमिली बिजनेस। आप इसको अकेले कभी कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी भी इसको बड़ा नहीं बना पाएंगे सर। नोबडी कैन बिकम सो बिग इनटू दिस इंडस्ट्री विदाउट हैविंग हिज फैमिली टुगेदर। सबसे पहले आपको फैमिली को यूनाइट करना पड़ेगा सर। अगर पूरा परिवार साथ है तभी आप कर पाएंगे ये, अदरवाइज आपके घर में ही टांग खींचेंगे लोग आपकी, फिर क्या करेंगे? मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। आज हमारे देश में कंपटीशन बहुत है, स्पेशली एजुकेशन में। IIT में जाना या कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत टफ टास्क है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं एक ड्रीम है कि उनका बच्चा उस प्रकार की एजुकेशन ले। तो एज ए पेरेंट्स आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? देखिए, ड्रीम हो सकता है, अगर उसमें कैपेबिलिटीज़ है तो वो ड्रीम होना भी चाहिए और उसको वो पाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक बात बच्चों को इन्होंने बचपन से सिखाई है और वो उनके है कि हमको करना है तो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका मैक्सिमम करना है। और कोई भी काम अगर छोड़ना है तो उसको उस हाइट्स पे जाने के बाद छोड़ना है, अगर हमको वो नहीं भी करना है तो, ताकि लोग ये नहीं करें कि ये नहीं कर पाई है, इसमें अनसक्सेसफुल थे इसलिए ये नहीं किया। और यही हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट भी था कि हमको बच्चों को एजुकेशन भी दिलानी थी जो उनके लिए बेटर थी, ताकि लोग ये नहीं कहे कि डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। करना उनको डायरेक्ट सेलिंग ही है, पर लोग ये नहीं कहे कि इनको कुछ नहीं कर पाए बच्चे इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। एक तमगा होता है ना लोगों की सोच का है, वैसे वो इसको हम बदल नहीं सकते। पर इसलिए बच्चे थे तो उन्होंने किया उस चीज को। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रेशर नहीं था उन पे, उनका ड्रीम था वो, इसलिए उन्होंने वो अचीव कर लिया। सर जिस व्यक्ति की वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन किया ना इसको एज ए इंडस्ट्री बिल्ड करने का, सर वो IIT नहीं था। अच्छा, ओके। हाँ, एंड वो US से आए थे सर, और US में बहुत अच्छी जॉब करते थे।
वो छोड़ के वो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिल्ड करने आए थे। तो कहीं तब से ना- मेरे दिमाग में ये था कि अच्छा अगर वो नहीं आते तो मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता सर। उनकी क्योंकि- प्रोफाइल ने आपको अट्रैक्ट किया? हाँ, उनकी प्रोफाइल ने मुझे अट्रैक्ट किया सर। तब तक तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता भी नहीं था। कंपनीज तो बहुत दूर की बात है सर, इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। राइट राइट। उस व्यक्ति ने मुझे इंप्रेस किया। उस व्यक्ति तो मुझे आज भी ये लगता है, आज मैंने दोनों बच्चों को आईआईटी में मेरे दोनों बच्चे, मेरा विजन ये है उनको लेके कि हम जब हिंदुस्तान से बाहर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिल्ड करने जाएंगे, जब हिंदुस्तान की कंपनियां पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाएंगे डायरेक्ट सेलिंग का, तो हमारे बच्चे जब किसी स्टेज पे जाकर ये खड़े होकर ये बोलेंगे मैं बॉम्बे से आईआईटी किया है और अब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, तो आधे लोग तो वैसे धाराशायी हो जाएंगे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। समझ रहे हैं आप? और यही मेरा विजन है सर। और ये स्टूडेंट्स को आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पूरी कीजिए। करनी चाहिए सर। इवन मेरा छोटा बेटा भी 18 का हुआ है सर 4 दिन पहले, अच्छा, है ना। अभी उसको जो है उसके हमने आईडी लगाई, 18 का होते उसने आगे से बोला, पापा सवेरे उठते यही बोला उसने, पापा मेरी आईडी लगा दो, मैं 18 का हो गया हूँ। अच्छा, है ना। वंडरफुल। तो हमने उसकी आईडी लगाई। वो गोल्ड मेडल 25वीं रैंक आई है सर उसकी। ऑल इंडिया 25th रैंक ऑल इंडिया सर। Wonderful। उसे कई सारे इंटरव्यू आए सर, आप उसके टीवी पे देखो, आदिश जैन के नाम से यू विल फाइंड, आप गूगल पे डालो उसके, देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज। वंडरफुल। वो ही हिमसेल्फ इज कैपेबल। बड़ा बेटा जो है वो ऑलरेडी डायरेक्टर इन अबाव है, ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहा है। अब आप देखो सर, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल शाम को हम किसी से बात कर रहे थे बिजनेस के बारे में, किसी को मैं बिजनेस समझा रहा था, तो मैंने बड़े बेटे को बोला, मैंने कहा यार इनको समझा के तुम इनको अपने साथ एनरोल करो, बिजनेस में इनको शुरू करो। और मैंने कहा मुझे पता है आदिश को अगर मैं बोलूंगा तो ये भी उठ के चल देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पहले आईआईटी कंप्लीट करे, राइट राइट। एंड ये वहां पर भी वैसे ही परफॉर्म करे जैसे इसने उस कंपटीशन को फाइट करके किया। Right। तो मैंने उसको एक मैसेज दिया कल कि यू फोकस ऑन योर स्टडीज, द टाइम विल कम व्हेन यू विल बिल्ड दिस इंडस्ट्री। राइट राइट। सर हर चीज का एक टाइम होता है सर। केरी को आम बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है सर, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। राइट। क्या करना पड़ता है? पेशेंस रखना और मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसेस है, इसमें हाँ टाइम प्रोसेस है सर, दैट्स ऑल। वंडरफुल। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ सर, बच्चों के मामले में पेरेंट्स को भी, मैं कई बार मेरी पेरेंटिंग की मीटिंग हुई है आज इसके सिलेक्शन के बाद, मैंने एक मैसेज लोगों को दिया कि लोग वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं, वो कभी नहीं करते जो आप कहते हैं। ट्रू। इस इंडस्ट्री में भी यही लागू होता है सर। आप करके दिखाइए लोगों को, आप करेंगे तो लोग करेंगे, आप कहेंगे तो लोग नहीं करेंगे। राइट। मैंने 99% लोगों को ऐसा देखा इस इंडस्ट्री में, कहते क्या है करते क्या है, होता क्या है, तो वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी डुअल है। दैट्स ग्रेट। मैं आपको सीरियसली, आज भी मेरे को इंडस्ट्री में लोग इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि मैं बहुत कम एफर्ट्स में काम करता हूँ, बहुत कम काम करता हूँ इंडस्ट्री में, और बहुत सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ फिर भी, बहुत अच्छा पैसा भी बनाता हूँ, सब कुछ बना लिया। बैलेंस लाइफ का फंडा बैलेंस है लाइफ आपके का। पास सर। और मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि फ्रीडम का असली मीनिंग पता है क्या होता है? आप तब सोकर उठ जाएं जब आप सोकर थक जाएं, अच्छा, वंडरफुल। और जब आप जग के थक जाएं तब आप सो जाएं। ये है फ्रीडम का मीनिंग। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारे व्यूअर्स ने प्रश्न किए हैं, अगर आप दोनों की इजाज़त है तो मैं कुछ उनमें से हाँ सर, Please। व्हाई नॉट। आकाश जोशी जी का प्रश्न है, हम किसी को बिजनेस के बारे में बताने जाते हैं तो ज़्यादा हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, प्लान या प्रोडक्ट? सर ये अगेन बैलेंस का मामला है। नाव के दो चप्पू होते हैं ना, दोनों को चलाना पड़ता है सर, तभी नाव सीधी आगे जाती है। तो प्रोडक्ट और प्लान ये दोनों इस इंडस्ट्री में बैलेंस का काम करते हैं। राइट। और मैं हमेशा एक बात मीटिंग में लोगों को सिखाता हूँ, जैसे देवता वैसी पूजा। राइट। अगर गणेश जी को आप दारू चढ़ा दोगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, उनको लड्डू चाहिए। भैरू जी को अगर आप लड्डू चढ़ा दोगे वो नाराज हो तो जाएंगे। भैरू जी नाराज हो जाएंगे। तो आप देखो सामने वाला प्रोस्पेक्ट कैसा है यार, Wonderful। उसको क्या चीज चाहिए, हाँ, वो बतानी है। उसको पहले उसको बताना। बैलेंस करना, बतानी दोनों ही है। राइट राइट। उसको एंट्री right। पहले वो बतानी है। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर वो बहुत पैसे वाला है, वो प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट ले सकता है तो प्रोडक्ट से शुरू करिए। अगर उसको उसका कोई बैलेंस लाइफ का ड्रीम है तो फिर बैलेंस लाइफ से शुरू करिए उसको। वंडरफुल। तो ये देयर इज नो थंब रूल इनटू दिस इंडस्ट्री। राइट राइट, वो कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस यूज करना है। वंडरफुल सर। मोहन खामली जी का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप में डिसीजन, जो आपको अच्छा। कंपनी चूज करने, जैसा भी इन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया भी, तो वो आपकी सक्सेस का क्यों, क्योंकि उससे आपको इनर मोटिवेशन रहेगा।
राइट और सही रास्ता है आपने चुना हुआ है तो वो उस पे आप चलेंगे तो सक्सेसफुल, तो सक्सेस की 100% गारंटी होगी। डिसीजन लिया और ये लिया कि अब कामयाब होके ही लौटना है। यस दैट्स फिर वंडरफुल, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दैट्स ग्रेट। सिद्धार्थ साहनी जी का प्रश्न है, हम्म। सर लोग बोलते हैं लड़कियां मार्केटिंग के काम में कामयाब नहीं होती, क्या लेडीज़ एंड गर्ल्स नेटवर्किंग में कामयाब हो सकती हैं, क्या फ्यूचर है, आप ही बताइए मैम। लेडीज, खैर अभी तो लेडीज और गर्ल्स ने, वुमन ने हर चीज में फील्ड में अपने आप को प्रूव करके दिखा लिया, इसलिए अब तो ये बात ही हमारे लिए हो गई है। पर फिर भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। कारण है कि लेडीज में, गर्ल्स में ड्रीम बहुत होते हैं। लेडीज की एक खास बात आप देखेंगे कि वो कोई काम या तो शुरू नहीं करती है, और करती है तो वो बहुत आसानी से उससे पीछे नहीं हटती, वो उस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। जिसका एग्जाम्पल, अगर किसी को बच्चा होने से पहले बता दें कि ऐसे एक बच्चा होगा और फिर वो सूसू पोटी भी करेगा, तो जो उसके ऐसे सूसू पोटी साफ करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, तो शायद ही कोई लेडी शादी करे और बच्चा पैदा करे। पर जब वो होता है, उसके सामने वो जिम्मेदारी होती है, वो उसको एक्सेप्ट करती है और उसको हम देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से निभाती है। राइट। तो उसमें वो जब कंसिस्टेंसी, और इस बिजनेस के लिए वो दोनों चीजें चाहिए और उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, कि उनको जो एक रिस्क टेकिंग नहीं होती है लेडीज में, वो किसी चीज के लिए आसानी से, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और दूसरी चीज है कि हमारी सेफ्टी की, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, फैमिलीज के साथ जा रहे हैं आप, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी फैमिली है, तो आप दोनों तरह से इसमें सिक्योर है, फाइनेंशियली भी और खुद के लिए। मतलब ये परफेक्ट इंडस्ट्री है, परफेक्ट इंडस्ट्री लेडीज के लिए। यस, वंडरफुल। आपसे प्रश्न है जैन साहब, ये गणेश लाल डूडे जी का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोटिवेशनल स्पीच की कितनी आवश्यकता है, क्या भविष्य में इस बिजनेस की ये आधारशिला बन सकती है? सर मैं नहीं समझता किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट क्या है, मोटिवेशन अंदर से आता है सर। राइट। अगर आपका डिसीजन फर्म है, अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस किया है, और अगेन बात हुई डिसीजन की है, अगर आपने डिसीजन किया है और एज ए इंडस्ट्री बिल्ड करने का डिसीजन किया है, अगेन वो बात मेरी अधूरी रह गई सर। बिजनेस और इंडस्ट्री में बेसिक फर्क है सर। अंबानीज को हम बिजनेस के नाम से जानते हैं इंडिया में, टाटाज को हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। दोनों की सक्सेस का डिफरेंस देख लीजिए सर। वंडरफुल वंडरफुल। पैसा तो अंबानी ज्यादा बनाते होंगे, लेकिन टाटा की जो रेस्पेक्ट है, हाँ। तो इसको आप एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं या एज ए इंडस्ट्री करते हैं, ये डिपेंड करता है। वंडरफुल वंडरफुल। और ये हमें समझना पड़ेगा सर, ये एज ए इंडस्ट्री बिल्ड करने की चीज है, इट्स नॉट अ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस का नाम आते ही आप मैनिपुलेशन आता है। राइट राइट राइट। और आज अनफॉर्चुनेटली कई सारे लीडर, इंडस्ट्री मतलब एथिक्स होने चाहिए आपके। हाँ, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म चलानी है। इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म है। और आप देखो ना सर, आज जो प्लान्स में हम काम करते हैं, जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री के जो मेजर सक्सेसफुल प्लान है, वहां पर आपको एक साइमल्टेनियसली फ्रेंचाइजी जो डेवलप करनी है, तो दैट इज योर इंडस्ट्री। किसी प्लान में आपको 14 करनी है, किसी में 16 करनी है, किसी में 21 करनी है, अल्टीमेटली आपने उतनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है। राइट राइट राइट, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सर, लाइफलाइन एक चैनल है, उन्होंने पूछा है, सर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपने अपने बच्चों को आईआईटी में क्यों भेजा? क्या डायरेक्ट सेलिंग से बेटर इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग? सर मैंने भी इसका जवाब दे दिया पहले आपको। मेरा तो विजन क्लियर है इसको लेके। ग्रेजुएशन बहुत मस्त चीज़ है सर इंडिया में। वैसे भी कोई भी बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ग्रेजुएशन आपके बच्चों में कैपेबिलिटी है और वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? वंडरफुल। क्यों नहीं? जब मेरे बच्चों में कैपेबिलिटी थी तो उन्होंने एक्सेल किया। हमने कभी उनको प्रेस नहीं किया सर, हमने कभी नहीं बोला तुमको आईआईटी में जाना है। अच्छा। हाँ, हमने कभी नहीं बोला, उनका डिसीजन था ये। उन्होंने डिसाइड किया हमने जाना है पापा, हमने करना है, उन्होंने किया। आपका तो ड्रीम ये है कि वो आईआईटी करें और फिर विदेश में जाके ये बताएं कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से किया है और उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और आपको कामयाब करने आया हूँ। सर मैं आपको बताऊँ, मेरा एक बहुत बड़ा सपना, सर मैं इस इंडस्ट्री में आया तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर फॉरेन के लीडर्स आते थे सेमिनार करने के लिए, है ना। और मुझे आज भी याद है, मैं एक सेमिनार में गया, स्टार्टिंग की बात है, वेरी वेरी बिगिनिंग 2000 की बात है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, बच्चा था, कुछ जानता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। एक सेमिनार अटेंड करने गया, एक फॉरेन का ऑथर आया था, लास्ट में उनकी एक चेयर लगा दी गई सिर्फ स्टेज पे। ओके। और लोगों को ये बोला गया कि आप इनसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में आ जाइए। अच्छा। ऑटोग्राफ लेना है तो आप लाइन में आ जाइए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग उस लाइन में थे। क्योंकि मैं ऑलरेडी कहते हम चौड़े बाजार से खड़े, हम तो उस एटीट्यूड थे, अधिकारी वाला एटीट्यूड था। तो मैंने कहा यार ये क्या है ये, मतलब लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वो मैं भी लाइन में लगा। वो कहते ना माहौल में आप ढल जाते हैं। राइट राइट। तो वो 2-3 घंटे के सेमिनार ने मुझे मतलब
जब मैंने उनसे हाथ मिलाया ना सर, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि यार ये फॉरेनर्स आके हमें सिखा रहे हैं पैसा कैसे कमाना है, बैलेंस लाइफ कैसे जीनी है। वो दिन कब आएगा जब हिंदुस्तान के लोग सारी दुनिया में जाएंगे और उनको सिखाएंगे। हम स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं सर दुनिया के, टाइम आ गया है वापस, आ गया टाइम अपना। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। हम अंतिम प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न है इंद्रानी सेन गुप्ता का। हाउ वी बैलेंस दिस बिजनेस विद किड्स एजुकेशन, बीइंग ए फीमेल, फैमिली एंड किड्स एजुकेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंद्रानी जी, आपने सही कहा कि फीमेल फैमिलीज़ है तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को भी देखना है, बिजनेस भी करना है। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को सबसे पहला तो मैंने एक बोला ही कि बच्चों को हमने हमेशा इन्वॉल्व रखा शुरू से। अगर हमारी कोई मीटिंग है तो बच्चे उसमें साथ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि बच्चे ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देंगे या हम उनको ज़्यादा टाइम उसमें देंगे उनको। हालांकि हमारे गाइड करने से, क्योंकि जब वो हम पढ़ा सकते हैं उनको, तब तक उनकी एजुकेशन पे उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्राइमरी क्लासेस में होते हैं। और जब उनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ने वाला होता है तब हम उनको पढ़ा नहीं पाते हैं। तो उस दौर में हम लोग क्या जबरदस्ती, वो कहते हैं ना कि कैरी को आम बनाने के लिए हम जितने प्रोसेस करेंगे वो उस कैरी को आम बनने से रोकेगा, खराब करेगा उसको। जी जी। वो नेचुरल प्रोसेस से जो आम बनेगा वो नेचुरल बनेगा और बेस्ट बनेगा। तो एक तो हम, बल्कि मैंने देखा है कि अगर फुल टाइम जो मदर है वो पूरा टाइम दे रही है उनको, तो क्या ये गारंटी है कि वो बच्चे बिल्कुल हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं? इसके बजाय अगर हम ये करें कि वो संस्कार, वो वैल्यूज, वो थॉट्स अगर उनको हम धीरे धीरे देते रहें, और वो टाइम क्वालिटी टाइम चाहिए, क्वांटिटी टाइम से मतलब नहीं है कि हम दिन, और बल्कि होगा क्या उल्टा कि जब हम दिन भर उनके साथ लगे रहेंगे तो दिन भर हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो फ्रस्ट्रेशंस होती है वो उन्हीं पे निकलेगी, क्योंकि हम हमारी हर ड्रीम को उनमें पूरा करना चाहते हैं। अपने ड्रीम भूल ही जाते हैं फिर वो, और बच्चे जबरदस्ती वो पैनिक हो जाते हैं। तो वो नेचुरल, जिसमें हमारा काम एक ही है बच्चों के साथ, हम उनको अच्छे संस्कार दें और वो संस्कार, वो वैल्यू की उनको इम्पोर्टेंस समझाएं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम सुबह मंदिर जाते हैं तो हमारे दोनों बच्चे मंदिर जाते हैं। हम रात में नहीं खाते हैं कि हम कोई भी तो वो सूर्यास्त के पहले बच्चे खाते हैं, वो आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर वो सब हम करते हैं। वो देख, तो वो अपने आप उन्होंने देख के वो सब चीजें सीख ली, तो उनको वैल्यूज, रेस्पेक्ट, वो सब चीजें आ गई। हम ये समझें कि अगर बच्चे हैं और आप फीमेल हैं तो आप सबको शामिल कीजिए, बच्चों को भी, फैमिली को बताइए कि ये क्या बिजनेस है, और ये बोलिए इवन कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, और सब लोग साथ में बिल्ड करेंगे तो एक एज ए टीम हम लोग जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट सर आज भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन भर का कुछ समय होता है ना सर, तो वो होता है रात का 1 घंटा सोने के पहले, जब हम चारों एक पलंग पे, अच्छा, हम चारों एक पलंग पे 1 घंटा गप्पे मारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। मेरी जिंदगी का मोस्ट वैल्यूएबल टाइम वो होता है सर। सर आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है। पिछले दिनों हम आगरा गए और वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं, वाइफ और 2 बच्चे, हम चारों एक रूम में एक साथ में सोए। तो हमें बहुत मज़ा आया, गप्पे मार रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है और बातें करते करते पता नहीं कब नींद आई। तो उसके बाद में घर आके हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि हर रोज़ तो नहीं, लेकिन महीने में एक दिन हम लोग फिक्स करेंगे जब घर में सब लोग एक ही रूम में सोएंगे। सर जब भी बच्चे साथ होना, हर दिन ऐसा करिए, बहुत मज़ा आएगा। और देखिए, जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ यही है कि हम ज़्यादा समय एक साथ में, ज़्यादा समय एक साथ, वो हम घर पे भी अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बना लें कि घर में हम साथ में हैं, खाना साथ खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पैसा भी बचा सकते हैं और एक क्वालिटी लाइफ वहीं पे हम लोग जी सकते हैं। सर क्वालिटी लाइफ में आपको बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री में लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। सर, डोंट ट्राई टू बिल्ड इट, जस्ट डू इट। मैं आपको बताऊं, दिल से कीजिए बस। हाँ, दिल से करिए, मन से करिए, नियत साफ रखिए बस, और करते रहिए, करते रहिए। सर ये 2 पिलर रखे ना यहाँ पे, 2 पिलर, मैं इसके बीच में एक बहुत जकड़ के एक रस्सी लगा दूं यहाँ पे, राइट, जकड़ के, और फिर मैं आपको कहता हूँ इस पे गिठान लगाने की कोशिश करिए। लगा सकते हैं आप? गिठान नहीं, नोट संभव नहीं सर, टाइट बंधी हुई है। राइट। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ये हमारा बर्थ पॉइंट नहीं है? ये हमारा डेथ पॉइंट नहीं है? ये हमारी लाइफ नहीं है? हम रोज इसमें गिठान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जरूरत आ रही है? पुरुषार्थ इसको नहीं कहते सर, पुरुषार्थ इसको कहते हैं कि आप ये रस्सी के सारे चलिए,
Sure. और इस रस्सी के बीच में कहीं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग आ गई है हाँ तो उसको ढंग से जिए। मेरे को कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ सर, मैं एक्स में था, वाई में था, मैं कहीं भी हूँ, देयर इज नो रिग्रेट, क्योंकि मैं इस रस्सी के सहारे चल रहा हूँ वंडरफुल। और मैं कभी भी इसमें गिटार लगाने की कोशिश नहीं करता। वंडरफुल सर। हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं सर। हाँ सर। लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है। तैयार हैं? अरे सर बिल्कुल। मैम, जैन साहब की कमजोरी और स्ट्रेंथ। इनकी कमजोरी तो नहीं कह सकते, ये बहुत थोड़ा सा इनको गुस्सा आता है, पर जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता है। अच्छा। तो ये स्ट्रेंथ भी है इनकी और कमजोरी भी है। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि एक बार गुस्सा हो जाऊँ तो फिर बहुत लंबे समय तक उसको कैरी करके रखती हूँ। मतलब घर में झगड़ा होता है तो जैन साहब पहले शुरुआत करते हैं। पर खत्म भी यही करते हैं। वंडरफुल। एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? नो रिग्रेट सर। कुछ ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मिस कर दी ज़िंदगी में, अब वो टाइम दोबारा नहीं आएगा? कोई मिस नहीं किया सर, लाइफ को हर दिन हर पल बहुत अच्छे से जिया है, जी रहा हूँ और जीता रहूँगा सर। ऐसा गिफ्ट जो आपको लगता है कि जैन साहब ने वो जो गिफ्ट दिया वो अल्टीमेट है, वो आपको हमेशा सबसे ऊपर रहेगा? वो तरबूज। क्योंकि उसने मुझे उस दिन एक बहुत बात अच्छी मिलती है, बिल्कुल जो कहेंगे मुझसे हमेशा सच और सही जो है वो फैक्ट कहेंगे, वो विश्वास बढ़ गया था मेरा इन पे। वंडरफुल। सर मुझे दुख है वो तरबूज इन्होंने खाया नहीं, क्योंकि वो खाने लायक नहीं था। मुझे बाद में पता लगा कि वो तरबूज अंदर से जो है ना वो लाल निकला नहीं एक्चुअली में। अच्छा, ओके। एक्चुअली में साइज का छोटा भेजा था ना सर। वो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने भावना देखी उसमें। हाँ। तो वो बड़ी चीज़ है, और स्पेशली मैसेज मिल गया मुझे। हाँ, गृहस्थी में अगर आपने रहना है तो भावनाएं देखिए आप। हाँ। कई बार हम शब्दों पे चले जाते हैं, तो शब्दों पे नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वंडरफुल। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन? अपने अंदर रहना। अच्छा, वंडरफुल। सब पूरी दुनिया देख ली सर, पूरी दुनिया, कोई कंट्री ऐसा बचा नहीं, कोई जब कॉन्टिनेंट अंदर की यात्रा करते हैं तो अच्छा लगता है? बहुत मजा आता है सर। मैं बहुत करता हूँ एवरी डे। एवरी डे ये जो 4 डायमेंशन मैंने बताया ना सर, ये जो 4th डायमेंशन है ये स्टेबल है एक्चुअल में। वंडरफुल, दैट्स और ग्रेट। इसकी यात्रा आप करेंगे ना, हाँ, वंडरफुल, मैं तो उसी में रहता हूँ सर अब। वंडरफुल। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? दोनों से प्रश्न है। चैट में सुरेंद्र ऑब्वियसली। ये जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ज्यादातर हम देखते नहीं वैसे, सर। लेकिन चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का चैनल है सर। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लाइफ में 2 ही फेवरेट है सर। एक तो इनर, अगर आउटर में आया तो पहली आभा, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। जिंदगी में 3 ही चीजों से प्यार है बस। मैंने ये महसूस किया है सर अपनी ज़िंदगी में अब तक कि जितना हम लोग कामयाब लोगों को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। जब भी किसी भी महान पुरुष की बायोग्राफी मिलती है, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन की मिली मुझे, एल्बर्ट आइंस्टीन की मिली, स्पेशली जो साइंटिस्ट हैं उनको मैंने बहुत पढ़ा है, तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारा भी प्रयास यहाँ पे यही रहता है कि जो कामयाब लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी के 15-20 साल काम किया और आज एक बड़े लेवल पे हैं, मुकाम पे हैं, लाखों उनको लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी जो खास बातें हम लोग 30 मिनट में निकलवा लें। और मुझे लग रहा है हम लोग काफ़ी कामयाब रहे हैं आज। अरे सर सो नाइस ऑफ यू। ऐसा कुछ नहीं है सर, कामयाबी तो अंदर से है सर। सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। सक्सेस इज इनर थिंग। That's और great, अगर sir. आप अंदर से सक्सेसफुल महसूस करते हैं तो दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल है सर। और मैंने एक चीज़ देखी सर, सक्सेसफुल वो है जो किसी फील्ड में काम कर रहा है लेकिन टॉप पर जा रहा है। मेरे गली का वो मोची भी सक्सेसफुल है जो सबसे अच्छा मोची है। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। जो सबसे अच्छी चाय की दुकान है वो भी सक्सेसफुल है। Wonderful. तो बिकम अ लीडर, बिकम अ टॉप पर्सन। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना वहाँ टॉप पर जाइए, पूरी दिल से, पूरी दिल शिद्दत मन से कीजिए करिए। और ये सोचिए कि इससे बस, बेहतर कुछ है ही नहीं। इससे बेहतर कुछ है नहीं। वंडरफुल सर, आपने समय निकाला। मैडम, आपने भी अपने दूसरे कामों से, आप आजकल जो ना स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देती हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार आप सब दोनों का। और इस उम्मीद के साथ कि आप चूँकि एक बड़े ब्रांड हैं इंडस्ट्री के लिए, हमें बार बार आपको कष्ट देना पड़ेगा, तो आप इसी प्रकार से इंडस्ट्री की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं तो आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सर, आपने कमाल का काम किया है।
थैंक यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री बहुत बड़ी बने, सारी दुनिया में जाए, और आने वाला जो यूथ है हमारा सर। वो इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाए। आप जैसे लोग सर मोहर लगा देते हैं हमारे काम पे, तो हमारा जो हौसला है वो कई गुना बढ़ जाता है। आप दोनों सर हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे परिवार की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी है सर ये, बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू। सो आज हमारे मेहमान थे जितेंद्र व आभा जैन जी, जिन्होंने बहुत सारी एजुकेशन हमें दी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा। मैंने कहा था कि बहुत शानदार होने वाला है। सो इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।